जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आरओ का री एग्ज़ाम 2025 का जो री एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है 27 जुलाई 2025 को। और ये 2023 का फॉर्म है और एक बार कैंसिल हो चुका है क्योंकि पेपर रद्द हो गया था। अब री एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूँ, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और 2 से 3 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं और बहुत ही कम समय में हम इसको कवर करेंगे। देखिए, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो हम एक एक क्वेश्चन की तैयारी करते हुए चलेंगे जिससे हम अपनी कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री है और 10 से 12 लेक्चर के अंतर्गत हम एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। और जो पीवाईक्यू जो पूछे गए हैं उन पीवाईक्यू को टारगेट करते हुए आपके नोट्स तैयार करवाऊंगा। आप लोग नोट्स तैयार करते रहिए, साथ ही साथ में आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम वेव ऐप डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां से आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी हैंड रिटन नोट्स के साथ। दोस्तों, आज हम पहले लेक्चर में डिस्कस करेंगे पाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कवर कर लेंगे और साथ ही साथ में वैदिक काल की ओर भी रुख करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। आरओ यारो के एग्जाम के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है तो वो हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको एक बार सिलेबस देखना होगा। तो सिलेबस देखेंगे, पाठ्यक्रम क्या क्या है हमारा, पाठ्यक्रम देखेंगे। पहला देखिए टॉपिक क्या है, प्रागैतिहासिक काल। कौन सा टॉपिक है सर? प्रागैतिहासिक काल है। और नोट करते चलिए एक साथ हमारे साथ, तो आप लोगों के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, खुद के नोट्स तैयार हो जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिसको आपको नोट करना होगा और मैं यहाँ पर लिखाऊंगा नहीं क्योंकि सारी चीज़ें नहीं लिखा सकता हूँ, तो इसलिए सिर्फ मैं बताऊंगा। तो आप लोग वो नोट करिए, नोट्स बनाइए। तीसरा टॉपिक क्या है, वैदिक सभ्यता। और चौथा टॉपिक है हमारा जैन धर्म। पांचवा टॉपिक है बौद्ध धर्म। छठा टॉपिक कौन सा है, धार्मिक आंदोलन। सातवां टॉपिक है आपका महाजनपद। आठवां टॉपिक कौन सा है, मगध साम्राज्य। नौवां टॉपिक है मौर्य काल। 10वां टॉपिक मौर्योत्तर काल। 11वां टॉपिक कौन सा है आपका, गुप्त काल। 12वां टॉपिक है गुप्तोत्तर काल। इसके बाद में 13वां टॉपिक है संगम काल। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश। दक्षिण भारत के राजवंश ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो किसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जहां से हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों के बारे में पीवाईक्यू की टारगेट यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम आपके सारे नोट्स तैयार करवाएंगे। यूपीजी के आपकी चल रही है वो भी आपकी थोड़े दिन में कवर हो जाएगी। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, इकोनॉमी भी स्टार्ट कर देंगे जल्दी ही। और आपके सिलेबस पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी है। बस आप पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और उन्हें बताइए। और यदि
यदि आप यूपीपीएससी आरओ के री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए 45 दिन का गाइडेंस और रिवीजन प्लान हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, डेली बेसिस पर टारगेट कराए जाएंगे। इसके बाद में आपको 12 टॉपिक वाइज हिंदी के मॉक टेस्ट दिया जाएगा, क्विक रिवीजन नोट्स दिया जाएगा जो कि आपके 85 प्लस मार्क्स कवर करेंगे, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। 45 दिन का रिवीजन प्लान है। 27 जुलाई को टारगेट लेकर हम ये प्लान बना रहे हैं, जीरो से एक्सपर्ट बनाने की तैयारी हमारी है। 170 प्लस मार्क्स को हम टारगेट कर रहे हैं, जबकि कट ऑफ आपकी 140 के आसपास ही रहने वाली है, बल्कि इससे भी कम रहेगी। इसकी फीस मात्र 999 रुपये है और अभी ऑफर चल रहा है। इस ऑफर के तहत आपको ये 249 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं 20%, तो एग्जाम पे 50 कूपन कोड यूज करिए और यह कोर्स मात्र आपको 199 रुपये में मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसको कोर्स को लीजिए और अपनी तैयारी भी करिए। इसमें अभी केवल 2 टेस्ट हुए हैं, तीसरा टेस्ट आपका जल्द ही यानी 1 तारीख को 1 जून को होने वाला है। पहला टेस्ट बिल्कुल फ्री में था, फर्स्ट टेस्ट है जो वो बिल्कुल फ्री में था, उसको आप लोग ज्वाइन करिए, इसको देकर देखिए। आपको लिंक, ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, मेन टॉपिक पर वापस आते हैं, जो हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इतिहास के बारे में, यानी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इतिहास, या फिर हम क्या कह लें, हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास का अगर हम काल विभाजन करें, क्या करें? काल विभाजन, यानी इतिहास के अगर हम समय का विभाजन करें तो समय को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो आप बताएंगे सर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं तीनों भागों के बारे में। पहला तो है प्रागैतिहासिक काल। पहला कौन सा है सर? प्रागैतिहासिक काल है। केवल मैं प्रागैतिहासिक लिख रहा हूं, आप लोग काल अपने तरफ से ऐड कर लीजिए। दूसरा कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा जो है वो कौन सा है सर? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन सा है? क्योंकि हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो कौन सा है? ऐतिहासिक काल। तो 3 भागों में डिवाइड किया मैंने, एक बता दिया प्रागैतिहासिक काल, एक बता दिया आद्य ऐतिहासिक काल, और एक बता दिया ऐतिहासिक काल। अब तीनों कालों के बारे में आपको 2-2, 3-3 पॉइंट याद रखने होंगे। इसमें पहला पॉइंट याद रखना होगा, क्या इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं? क्या इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं? तो ये पॉइंट याद रखना होगा। तो लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं। क्या इसमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं? पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है? जैसे कोई साइट का मिलना, कोई जगह का मिलना, तो ये सब क्या हो जाते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य हो जाते हैं। तो इसके पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण कालीन सभ्यता है वो कैसे साक्ष्य है? पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पाषाण कालीन सभ्यता ही इसका एग्जाम्पल है। दूसरा क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। इसमें तो लिखित साक्ष्य मिले हैं। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन कैसे हैं? अपठनीय हैं। मतलब अभी तक इन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है, अपठनीय। पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य दोनों ही मिले हैं। इसके बाद में अगर हम ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें भी लिखित साक्ष्य मिले हैं और पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास का जो समय सीमा होगी, लगभग 6ठी शताब्दी। तो 6ठी शताब्दी के आसपास जो राजवंश होंगे, जो राज होंगे, या फिर जो भी प्रारंभ होगा वहां का, तो वो क्या किस में आ जाता है? ऐतिहासिक में आ जाता है, लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास। तो इस चीज का आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो सर हम तो आपको पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहे हैं? प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो प्राचीन इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, इसका जो पहले नंबर का टॉपिक है वो उसका नाम क्या है? पाषाण काल। क्या नाम है? पाषाण काल, यानी स्टोन एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो बने हैं अभी तक
उन्हीं को मैंने कवर किया है, तो आप उन्हीं पर ज्यादा ध्यान रखिए क्योंकि वहीं से क्वेश्चन बनते भी हैं सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो पहला है पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा है सर? पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने का समय नहीं है, तो आप नॉर्मल नॉर्मल ही पढ़ लीजिए। तीसरा कौन सा है? नव पाषाण काल। तो तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। अब जैसे पुरा पाषाण काल को भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है, पुरा पा जो पुरा पाषाण काल को भी कितने तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद में एक और आप लोग नाम याद रखेंगे, ताम्र पाषाण काल, जो कि इंपॉर्टेंट है। ताम्र पाषाण काल। देखिए बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बस हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारे कट ऑफ क्लियर हो जाए और मार्क्स आ जाएं, हमारे क्वेश्चन फंसने चाहिए पेपर में। ऐसा नहीं कि हमें इससे इस सब्जेक्ट से पीएचडी नहीं करनी है, हमें केवल क्वेश्चन को लगाना है। तो ताम्र पाषाण काल एक चौथा पार्ट और है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको भी पढ़ेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए मैं आपको हर टॉपिक के लिए एक अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे आप लोग अलग से भी वो टॉपिक तैयार कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर बहुत कम बता रहे हैं, बहुत शॉर्ट में और बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप डिस्कस करा रहे हैं और बहुत ही कम डाटा दे रहे हैं, कम फैक्ट दे रहे हैं, तो आप भी अपना तैयार करिए, थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए और अपनी तैयारी करिए। देखिए हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो भी मैंने आपको ये चार टॉपिक इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक तो पुरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल और चौथा ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में मात्र यही चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इन चारों के बारे में पता होना चाहिए, ये जो चार टॉपिक हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कि यहाँ से कौन कौन सी साइट मिली है, कौन कौन सी साइट मिली है, क्या क्या साक्ष्य मिले हैं और कौन सी साइट कहाँ पर स्थिति इनकी पता होनी चाहिए कि कौन सी साइट किस जगह पर स्थित है, कौन से जिले में, कौन से राज्य में स्थित है और सबसे ज्यादा साइट है वो कहाँ पर मिली है और किस साइट में कौन से साक्ष्य सबसे ज्यादा मिले हैं। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बस इन्हीं को टारगेट करते हुए आप नोट्स बनाएंगे, इन्हीं को टारगेट करते हुए आप पढ़ेंगे तो आपका कंप्लीटली बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ये वाला टॉपिक बिल्कुल एंड हो जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पुरा पाषाण काल से। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट कर रहे हैं सर? पुरा पाषाण काल से स्टार्ट कर रहे हैं। पुरा पाषाण काल। अब देखिए पुरा पाषाण काल में, तो पुरा पाषाण काल, यहाँ से हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जाऊंगा। पुरा पाषाण काल जो है इसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला तो है निम्न पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा है? निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल। और तीसरा जो है वो है उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल। तो ये तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए इनमें आपको क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा याद रखनी होंगी। अगर इसकी हम संस्कृति की बात करें तो इसकी जो संस्कृति है वो कौन सी है? सल्क, गंडासा व उपकरण व खंडक उपकरण, सॉरी खंडक उपकरण है, खंडक उपकरण संस्कृति। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसकी संस्कृति कौन सी है? फलक संस्कृति है। और इसकी जो संस्कृति है वो कौन सी है? अस्थि खुरचनी और तक्षणी संस्कृति। तक्षणी संस्कृति से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको संस्कृतियों के बारे में बताया है।
अब हम बात करते हैं जो आपको स्वयं ही लिखना होगा, सिर्फ मैं नॉर्मल बताऊंगा, तो आपको स्वयं लिखना होगा। जो निम्न पूरा पाषाण काल है, चलिए लिख लेते हैं, लिख देते हैं। निम्न पुरा पाषाण काल, जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसके अगर मुख्य स्थल की बात की जाए, किसकी बात की जाए, मुख्य स्थल की अगर बात की जाए, तो मुख्य स्थल कौन कौन से होंगे। अगर हम पहले की बात करें, निम्न पुरा पाषाण काल की बात करें, किसकी बात करें, निम्न पुरा पाषाण काल। यहाँ पर एक काम करते हैं, अलग तरीके से बना लेते हैं नोट्स को, थोड़ा सा डिफरेंट दिखना चाहिए सभी से। अगर मुख्य स्थल की अगर बात की जाए, तो एक नंबर पर कौन है, निम्न पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर मध्य पुरा पाषाण काल, और थर्ड नंबर पर है उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। इसके बाद में ये 2 नंबर पर हो जाएगा और ये 3 नंबर पर हो जाएगा। अब तीनों के जो मुख्य स्थल हैं वो कौन कौन से होंगे, इसके लिए तो नर्मदा घाटी हो गया, नर्मदा घाटी, सोहन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, सिंगरौली, छोटा नागपुर, इसके बाद में कश्मीर में भी इसके स्थल देखने को मिलते हैं, और पंजाब में, कर्नाटक में, और आंध्रा में। इसके बाद में अब हम आगे अगर बात करें मध्यपुरा पाषाण काल की, तो नेवासा में, नेवासा कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद में डीडवाना, देखिए ये सुमेलन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। डीडवाना कहाँ पर पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ये याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद में बाकुंडा, बाकुंडा, पुरुलिया, पुरुलिया, ये कहाँ पर पड़ते हैं, ये पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। इसके बाद में भीमबेटका, मोस्ट फेमस भीमबेटका, ये कहाँ पर पड़ता है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में। इसके बाद में एक पड़ता है चकिया बेलन घाटी, चकिया बेलन घाटी, चकिया बेलन घाटी, चकिया बेलन घाटी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये यूपी में पड़ती है। यानी एक इसमें और लिख लेंगे, सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, और ये कहाँ पर पड़ती हैं, उत्तर प्रदेश में पड़ती हैं। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है उच्च पुरा पाषाण काल, तो इसके जो स्थल हैं बेलन घाटी, बेलन घाटी, ये इसका महत्वपूर्ण है। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर भी लिख सकते हैं, छोटा नागपुर ये फेमस है। इसके बाद में जो पूरा मध्य भारत है, जो मध्य भारत है वो उच्च पुरा पाषाण काल के समय का ही है। इसके बाद में गुजरात में इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसके स्थल देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में भी इसके स्थल देखने को मिलते हैं, कर्नाटक हो गया, और क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इन जगह पर इनके स्थल देखने को मिलते हैं। मुख्य स्थल की बात हो गई। अब अगर हम बात करें साक्ष्यों की, तो साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल की अगर बात की जाए, तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो साक्ष्य मिले हैं वो हस्त कुठार मिला है, हस्त कुठार, और बटिकाश्म, और क्या मिला है, बटिकाश्म उपकरण, बटिकाश्म उपकरण। इसके बाद में और क्या मिला है, पशु जीवाश्म, पशु जीवाश्म मिले हैं। अच्छा, सबसे पहले पशु जीवाश्म कहाँ पर मिले हैं, नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी से सबसे पहले मिले हैं। इसके बाद में
एक चीज और याद रखनी होगी, चॉपर चॉपर चेपिंग, सॉरी, चॉपर चॉपिंग, चॉपर चॉपिंग पेवल संस्कृति, इस संस्कृति का भी नाम याद रखना होगा। ये भी किससे संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। उपकरण सबसे ज्यादा कहाँ से मिले? सॉरी, सोहन नदी घाटी से इसके उपकरण मिले हैं। इसके बाद में सेकेंड नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ से भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफा, तो यहाँ पर आपको शैल चित्र देखने को मिलेंगे। बहुत ही फेमस गुफाएं हैं। चित्रकारी का सबसे ज्यादा साक्ष्य भीमबेटका से ही मिला है। इसके बाद में औजारों का निर्माण, औजारों का निर्माण नम मध्य पुरापाषाण काल में औजारों का भी निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। और इसके बाद में क्वार्टजाइट पत्थरों से औजारों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। अगर हम इनकी बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, तो इनका जो प्रमुख उपकरण था वो था ब्लेड। प्रमुख उपकरण कौन सा था? ब्लेड था। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक होमोसेपियंस, प्रारंभिक होमो सेपियंस, मानव का काल। प्रारंभिक होमोसेपियंस मानव का काल कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, मध्य पुरापाषाण काल की ओर पहुंचते हैं। इसमें बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो आपको याद करनी होगी। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल नहीं, पुरापाषाण काल तो हो गया है। मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में देखिए, अगर मध्य पाषाण काल की अगर संस्कृति की बात की जाए तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति, कौन सी संस्कृति होगी? सूक्ष्म पाषाण संस्कृति इनका नाम होगा, इस संस्कृति का नाम होगा सूक्ष्म पाषाण संस्कृति। इसके बाद में अगर मुख्य स्थल की बात की जाए, मुख्य स्थल, तो मुख्य स्थल कौन कौन से होंगे? मुख्य स्थल होगा आदमगढ़, भीमबेटका, बागोर, सराय नाहर, महदहा। जो मादहा है और सराय नाहर राय ये उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या देखने को मिलता है? मानव के शव यानी जो डेड बॉडी है वो देखने को मिलते हैं, उनके कंकाल देखने को मिले हैं। सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी भी इसका अंग रहा है। इसके बाद में आ गया कृष्णा घाटी और बेलन घाटी। और कौन सा हो गया? कृष्णा घाटी और बेलन घाटी। तो ये आपको यहाँ पर मध्य पाषाण काल में देखने को मिले हैं, कृष्णा घाटी और बेलन घाटी। इसके बाद में अब यहाँ पर जो तथ्य बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं? पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? अगर हम आदमगढ़ और आदमगढ़ की और बागोर की, और किसकी? बागोर की और आदमगढ़ की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिले हैं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से मिले हैं। आदमगढ़ कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना ये चीज। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं वो किस जगह से मिले हैं? आदमगढ़ और बागोर से। बागोर कहाँ पर है? राजस्थान में है। इस चीज का भी विशेष याद रखेंगे। इसके बाद में मुड़ी हुई अवस्था में समग्रसित मानव कंकाल, ये जो मानव कंकाल है वो कहाँ से मिला? नग्रनाथ से मिला है, नग्रनाथ से मिला है, लंगनाथ से मिला है। इसके बाद में स्थायी निवास का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कहाँ से? स्थायी निवास का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। स्थायी निवास का साक्ष्य,
स्थायी निवास का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। और इसके बाद में युग्मित समाधान, मतलब एक से अधिक या दो समाधान, सब जो गाड़े हुए हैं युग्मित समाधान। तो यहाँ पर युग्मित समाधान भी देखने को मिले हैं। यानी ये कहाँ से देखने को मिले हैं? मदहा से देखने को मिले हैं, जो कि कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। एक कब्र में चार मानव कंकाल है। एक कब्र में एक कब्र में चार मानव कंकाल। सराय नाहर राय। तो एक कब्र में चार मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर राय से मिले हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। अब देखिए नवपाषाण काल की अगर हम संस्कृति की बात करें तो कैसी संस्कृति संस्कृति थी? तो पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। अब यहाँ के जो उपकरण थे वो कैसे होने लगे थे? पॉलिश की जाने लगी थी उनमें। कैसे किए जाने लगे थे सर? पॉलिश की जाने लगी थी। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? पॉली संस्करण पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति। पॉलिश्ड उपकरण संगीति संस्कृति। अब हम यहाँ के मुख्य स्थल के बारे में अगर बात करें, मुख्य स्थल, तो मुख्य स्थल इसके कौन कौन से होंगे? मास्की। मास्की कहाँ पर पड़ता है? मास्की पड़ता है कर्नाटका में। कर्नाटका में मास्की पड़ता है। और एक और चीज, एक स्थल और है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पोचमपल्ली पड़ता है। इसके बाद में चिरांद। चिरांद ये कहाँ पर पड़ता है? बिहार राज्य में पड़ता है। और इसके बाद में आएगा दमदमा। और एक आएगा कोल्डी हवा। ये दोनों कहाँ पर पड़ते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इसके बाद में एक आएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, बुर्ज होम। और एक और होता है गुफ कराल। ये भी पड़ता है जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद में एक आए लंगनार्ज। लंगनराज। लंगनराज जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके बाद में मेहरगढ़। मेहरगढ़ पड़ता है पाकिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में मेहरगढ़ पड़ता है। तो ये इसके कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद में अब हम यहाँ से मिले जो साक्ष्य हैं या अन्य तथ्य के बारे में जान लेते हैं। प्राचीनतम नवपाषाणकालीन बस्ती, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। एक तो ये मिला है प्राचीनतम नवपाषाणकालीन संस्कृति, कौमा गेहूं के साक्ष्य। और ये कहाँ पर मिले हैं? मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ पर है? मेहरगढ़ है सर पाकिस्तान में। इसके बाद में दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट है राख के टीले। राख के टीले ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं संगन कल्लू से। किस जगह से मिले हैं? संगन कल्लू से मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं संगन कल्लू के अलावा? ये पिकली हल में मिले हैं। पिकली हल में मिले हैं।
इसके बाद में एक चीज और याद रखनी होगी, जो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो संत कबीर नगर से मिला है। यहीं से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अब संत कबीर नगर में सर कौन सी साइट है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है लहुरा देव। क्या नाम है? लहुरा देव। लहुरा देव। ये कहाँ पर पड़ती है? यूपी में पड़ती है। यूपी यूपी में कहाँ? संत कबीर नगर में पड़ती है। यहाँ से काहे के साक्ष्य मिले हैं? प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य। प्राचीनतम 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 कृषि के साक्ष्य। प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। इसके बाद में अब हमारा लास्ट एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम क्या है? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में आपको बहुत सी ज्यादा चीजें याद नहीं करनी है। क्या क्या याद करना है? चलिए वही मैं आपको कराता हूँ। इस काल में मनुष्य पत्थर एवं तांबे के उपकरण और औजार का प्रयोग करने लगा था। जो ये काल आया था इसमें किसका उपयोग करने लगा था? तांबे का उपयोग करना। तांबे का उपयोग करना सीख गया था मनुष्य, जो है वो तांबे का उपयोग करना सीख गया था। ये स्टार्ट कर दिया था, तांबे का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इसका भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है वैसे तो, माइंड के ऊपर है, समझ जाएंगे तो आप ये कर ले जाएंगे। इसके बाद में और क्या किया था? इसकी जो संस्कृति थी वो कैसी संस्कृति थी? कृषक ग्रामीण संस्कृति। कैसी संस्कृति थी इसकी? कृषक ग्रामीण संस्कृति। तो इसका आप लोग विशेष याद रखेंगे संस्कृति से। अक्सर कर सुमेलन करने में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, और जितनी भी मैंने साइट बताई हैं, जो जो राज्य बताए हैं, उन राज्यों के नाम भी याद रखेंगे क्योंकि सुमेलन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे भी। इसके बाद में जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं इनमें आपको चार संस्कृति मोस्टली पढ़ने को मिलेंगी। एक संस्कृति होगी जिसका नाम है बनास संस्कृति। बनास संस्कृति। और इसी को हम क्या कहते हैं? आहार संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आहार संस्कृति कहते हैं। दूसरी कौन सी है? दूसरी है सर, दूसरी भी बता दीजिए। कायथा संस्कृति। दूसरी संस्कृति कौन सी है? कायथा संस्कृति है। और सर तीसरी संस्कृति कौन सी है? मालवा संस्कृति है। तीसरी संस्कृति जो है वो कौन सी है? वो मालवा संस्कृति है। और चौथी संस्कृति जो है वो कौन सी है? जोरवे संस्कृति है। चौथी कौन सी है? जोरवे संस्कृति है। इसको सही से लिख लीजिए, जोरवे संस्कृति। चौथी है वो कौन सी है? जोरवे संस्कृति है। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बनास संस्कृति है इसके अगर प्रमुख स्थल की बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे? आहाड़ हो जाएगा, बालाथल हो जाएगा और गिलुंद हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवती भी कहा जाता है। इस संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? ताम्रवती भी कहा जाता है। ताम्रवती भी कहा जाता है, ये चीज याद रखेंगे। अगर इनके प्रमुख स्थल की बात की जाए तो एक तो स्वयं आहाड़ हो गया, इसके बाद में बालाथल हो गया, बालाथल, और इसके बाद में गिलुंद। तो ये इसके प्रमुख स्थल हैं। अगर गिलुंद से चार दीवारी युक्त घर, मिट्टी की इमारत, पक्की ईंटों और तांबू के टुकड़े के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है गिलुंद से? गिलुंद से मिले हैं पक्की इमारत के साक्ष्य, पक्की इमारत के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान का साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों के मकान के साक्ष्य। और क्या मिला है गिलुंद से? और गिलुंद से मिला है मिट्टी की इमारत। मिट्टी की इमारत।
अब हम बात करते हैं कायथा संस्कृति पर। तो कायथा संस्कृति के जो प्रमुख स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? कायथा और एरड़। कौन कौन से हैं? कायथा और एरड़ हैं। इसके बाद में किलेबंदी बस्तियों के साक्ष्य यहीं से क्या मिले हैं? किलेबंदी बस्तियों के साक्ष्य। किलेबंदी बस्तियों के साक्ष्य भी कायथा संस्कृति से देखने को मिले हैं। मालवा संस्कृति की बात करें तो उत्कृष्ट मालवा मृद भांड। उत्कृष्ट मालवा मृद भांड। उत्कृष्ट मालवा मृद भांड भी दिखा है। इसके बाद में एक साइट का नाम है जिसका नाम है नवदा टोली, जो कि जो मालवा संस्कृति की साइट है नवदा टोली। इसमें क्या है? इसका संकलन जो है एच डी संकालिया ने किया था। संकलन किसने किया था? एच डी संकालिया ने किया था। उत्खनन। उत्खनन किसने किया था? एच डी संकालिया ने किया था। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। अब अंतिम नंबर पर आती है जोरवे संस्कृति। देखिए जोरवे संस्कृति में क्या होता है, इसके जो प्रमुख स्थल हैं वो आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में भी कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे? एक तो हो जाएगा जोरवे, दूसरा हो जाएगा नेवासा, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? दैमाबाद, और चौथा हो जाएगा इनाम गांव। अब बात करते हैं जोरवे संस्कृति से। देखिए नेवासा से जो है वो क्या मिला था? पटसन के साक्ष्य। पटसन के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? नेवासा से। और देखिए वर्तमान में भी जो कपास वगैरह है वो भी यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, तो पटसन भी वहां पर होता था, तो नेवासा में पटसन के साक्ष्य मिले हैं। और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद है। सबसे बड़ा स्थल वो कौन सा है सर? दैमाबाद है। इसके बाद में इनाम गांव से, इनाम गांव से 5 कमरों वाला, 5 कमरों वाला, इनाम गांव से 5 कमरों वाला मकान मिला है। और साथ ही साथ में किलेबंद और खाई से घिरी हुई बस्ती तथा मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे। अब एक बात और याद रखेंगे, बृहत पाषाणक स्मारक। बृहत पाषाणक स्मारक किसे कहते हैं? मृतकों को दफनाने का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? बृहत पाषाणक स्मारक कहते हैं। इसके बाद में भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षक, सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक खोला था इन्होंने, सर्वेक्षक बने थे, ये सर्वेयर बने थे। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो कि प्रथम महानिदेशक थे वो कौन थे? जॉन मार्शल। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना होती है। लहुरा देव के बाद चावल के साक्ष्य वाला दूसरा प्राचीन भारतीय नवपाषाणिक स्थल जो है वो उसका नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में भारत के दूसरे सबसे ज्यादा चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा पहला टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। टॉपिक का नाम डालेंगे आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? इसको हम क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता कहेंगे। कांस्य युगीन सभ्यता है ये। कांस्य युगीन सभ्यता के बाद में आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। और इसका जो समय काल है, जो समय काल है वो कब से कब तक है? 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक इसका
समय काल है। इस चीज का विशेष याद रखेंगे। अगर हम इसके विस्तार की बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है। सर त्रिभुजाकार विस्तार कैसे, एक बार समझा दीजिए। तो आप लोग एक बार मैप भी बना लीजिए। कुछ इस तरीके का मैप होता है। अब पूरा बिल्कुल क्लियर नहीं बना है, लेकिन कुछ इस तरीके का मैप होता है। तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है वो क्या मिलता है? जम्मू कश्मीर। इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश। इस जगह पर आपको क्या देखने को मिलता है? महाराष्ट्र। और इस जगह पर आपको क्या मिलता है? पाकिस्तान देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है वो सर कैसे है? वो इस प्रकार से है। जैसे ये जो विस्तार है वो इस प्रकार से इसका देखने को मिलता है। तो इसका जो विस्तार है वो कैसा है? कहीं ना कहीं त्रिभुजाकार है। अगर अब हम विस्तार की अगर बात करें, इसके विस्तार की अगर बात की जाए, भाई विस्तार तो देखना ही पड़ेगा। तो विस्तार में जो उत्तरी सीमा होगी, यानी जो सबसे ऊपर होगा नॉर्थ, नीचे क्या होगा? साउथ होगा सर। इधर क्या होगा? ईस्ट होगा। और इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, यानी पश्चिम हो जाएगा। उत्तरी सीमा जो है उसका नाम क्या है? मांडा। मांडा ये जो उत्तरी सीमा है किस जगह पर पड़ती है? जम्मू और कश्मीर में ये स्थित है। इसके बाद में अगर हम पूर्वी सीमा की बात की जाए तो पूर्वी सीमा का नाम क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये कहाँ पर पड़ती है? आलमगीरपुर ये मेरठ में देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर दक्षिणी सीमा की बात की जाए तो एक जगह का नाम है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। इसके बाद में अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें तो पश्चिमी सीमा पर आता है सूतकांगडोर। सूतकांगडोर जो कि आपका पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान में सूतकांगडोर मिलता है। तो इन चीजों का आप लोग विशेष याद रखेंगे और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से डायरेक्ट। चलिए अब हम एक काम करते हैं। एक एक जो स्थल है और वहां से जो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनका उत्खनन किसने किया है और किसके द्वारा उत्खनन किया गया है, अगर उससे संबंधित कोई और अन्य तथ्य है। अब एक एक स्थल के बारे में जान लेते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म करेंगे और हम आगे पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए कम से कम 2 से 3 जो साइट है वो आज खत्म कर देते हैं। इसके बाद में बची हुई साइट्स हम कल के लेक्चर में कवर कर लेंगे। और 2 लेक्चर में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन और पाषाण काल जो है, स्टोन एज है, वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद में हम वैदिक सभ्यता भी कल पढ़ लेंगे। और वैदिक सभ्यता में जो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है इनको हम पढ़ेंगे, इनके विभाजन को पढ़ेंगे, इनके बारे में समझेंगे। और ऋग्वैदिक काल कम से कम आपका कल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद उत्तर वैदिक काल अगली क्लास में समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में जब हम पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में, सबसे पहले तो हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ेंगे और इसके बाद में पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। तो इसके ये जो हमारा शेड्यूल है वो रहेगा इस प्रकार का। तो आप लोग सभी लोग क्लास को ज्वाइन करते रहिए डेली। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हड़प्पा से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज आपको याद रखनी होगी, हड़प जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सर हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली साइट है वो कौन सी थी? हड़प्पा थी। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर एक आपको बहुत जरूरी चीज याद रखनी होगी। वो कौन सी याद रखनी होगी? कि जो नदियां हैं वो नदी के बारे में मैं वैसे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कम से कम जो 4 साइट जैसे मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, दैमाबाद हो गया और सुतकांगडोर हो गया, इन 4 साइट की नदियों के बारे में कम से कम आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं मांडा की।
तो मांडा में, जो मांडा साइड से, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है, चेनाब नदी। तो चेनाब नदी के किनारे ये मांडा साइट स्थित है। इसके बाद में अगर हम आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, मेरठ में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर हिंडन नदी है, और हिंडन नदी के किनारे ही आलमगीरपुर साइड जो है वो अवस्थित है। एक तो हो गई चेनाब रिवर, दूसरी हो गई हिंडन रिवर, और तीसरी जो है दैमाबाद। तो दैमाबाद में जो है वो कौन सी नदी है, प्रवरा नदी है। कौन सी नदी है सर, प्रवरा नदी है, और ये दैमाबाद में बहती है। इसके बाद में सुतकांगडोर, सुतकांगडोर में एक नदी है दास्क नदी। दास्क नदी जो है वो कहाँ पर बहती है, सुतकांगडोर में बहती है। आई होप आपको ये चारों नाम याद हो गए होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे मैप के माध्यम से, और शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम हड़प्पा सभ्यता की ओर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी जो साक्ष्य मिले हैं उनको तो याद करना ही करना है। तो सबसे पहले तो हम, आप एक बात बताइए, हड़प्पा सभ्यता की जो उत्खनन करता है या खोज करता है वो कौन है। तो वो खोज करता कौन है, दयाराम साहनी। देखिए आपने दयाराम साहनी का नाम तो हर जगह सुना होगा। दयाराम साहनी ने क्या किया था, उत्खनन किया था हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने। अब ये इन इनको किसका निर्देशन मिला मिला था, यानी डायरेक्टर उस समय कौन था, तो उनका नाम क्या है, माधो स्वरूप, माधव स्वरूप बस। इनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। किसने किया था, दयाराम साहनी ने। कब किया था, 1921 में किया था। इसके बाद में अगर नदी पूछी जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है। और वर्तमान में यह कहाँ पर है, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में किस जगह पर, मोंटगोमरी में स्थित है। इसके बाद में अन्य तथ्यों के बारे में अगर देखा जाए तो अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है, स्टुअर्ट पिगट ने ये बात कही। इसके बाद में पूर्वी टीला नगर और पश्चिमी टीला जो है वो दुर्ग होता था। अब जैसे मान लीजिए जो ये नगर है वो दो टीलों में बटा था, ऐसे एक बड़ा और एक छोटा टीला। जो पूर्वी टीला होता था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम कहते थे नगर। पूर्वी टीला क्या कहते हैं, उसे नगर कहते हैं। और जबकि पश्चिमी टीले को हम क्या कहेंगे, पश्चिमी टीले को, जो पूर्वी टीला है और जो पश्चिमी टीला, जो पूर्वी टीला इसे क्या बोलेंगे सर, नगर बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, और जो पश्चिमी टीला है इन्हें हम बोलते थे दुर्ग। दुर्ग, यानी जो बहुत बड़े बड़े किले बने थे उन्हें क्या बोलते थे, दुर्ग बोलते हैं। तो इस चीज का आप लोग विशेष याद रखेंगे, दुर्ग। तो ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इनसे संबंधित जो साक्ष्य मिले हैं, यानी जो अवशेष मिले हैं वो कौन कौन से अवशेष मिले हैं उसके बारे में एक बार नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो बना मिला है शंख का बना थैला। एक एक पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना है, आपके कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शंख का बना थैला कहाँ से मिला है, ये अवशेष मिला है हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद में अवशेष मिला है उर्वरता की नदियां, सॉरी, उर्वरता की देवी का चित्र, उर्वरता की देवी का चित्र। और इसके बाद में मिला है ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। R37 कब्रिस्तान, गेहूं, गेहूं तथा जौ के दाने। और क्या मिला है, और मिला है पीतल का बना हुक्का,
और एक मिला है विशाल अन्नागार, जहां पर अन्न का भंडारण होता है, अन्नागार। और इसके बाद में बर्तन पर मछुआरे के चित्र, बर्तन पर मछुआरे के चित्र। तो ये मोस्टली चीजें हैं जो जो मिली हैं कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं, अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट। पहले एक काम करते हैं, छोटे छोटे कवर कर लेते हैं, जिससे कि जो एक दो बड़े बड़े बचेंगे उनको हम बाद में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, दैमाबाद के बारे में। दैमाबाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ये प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि दैमाबाद है वो कहाँ पर स्थित है, प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, और किस जगह पर स्थित है, सर बताएंगे महाराष्ट्र में स्थित है, और जोरवे संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। दैमाबाद से क्या क्या मिला है, रथ चलाते हुए मनुष्य का, मनुष्य, रथ चलाते हुए मनुष्य मिला है, चलाते हुए मनुष्य का चित्र मिला है, सांड का चित्र मिला है, इसके बाद में गैंडे की आकृति मिली है। इनके सबके चित्र व आकृति मिले हैं, तो इस चीज का याद रखेंगे। इसके बाद में सैंदव लिपि की एक मोहर मिली है, यहां से और क्या मिला है, सैंदव लिपि की एक मोहर मिली है, मोहर। इसके बाद में और क्या मिला है, और एक मृद भांड भी मिला है यहाँ पर, और क्या मिला है, मृद भांड भी मिला है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, ये पहले नंबर पर मैंने किसके बारे में बताया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दूसरे नंबर पर दैमाबाद के बारे में। तीसरे नंबर पर बताएंगे बनावली के बारे में। तो बनावली, बनावली यहाँ पर क्या क्या मिला है, यहाँ पर हल की आकृति के खिलौने मिले हैं। अच्छा, बनावली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बनावली जो है वो किस नदी के तट पर है, तो सर बताएंगे ये सरस्वती नदी के तट पर है। कौन सी नदी, सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी जो खोज है, इसका जो उत्खनन है, वो किसने किया था, उत्खनन किया था आर एस बिष्ट ने किया था। उत्खनन किसने किया था, आर एस बिष्ट ने इसका उत्खनन किया था। और ये कहाँ पर पड़ती है, ये सर हरियाणा राज्य में पड़ती है, फतेहाबाद हरियाणा राज्य में पड़ती है। इसके बाद में कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब वो कौन कौन से अवशेष हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले को क्या मिला था, हल की आकृति, हल की आकृति के खिलौने मिले, आकृति के खिलौने। और क्या मिला है, और मिला है सर मोहरे। मोहरे तो मोस्टली हर जगह से मिले हैं, आपको वो याद रखने होंगे जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अलग है। इसके बाद में यहाँ पर आपको लाजबर्द भी देखने को मिला है, लाजबर्द की भी साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं सर, लाजबर्द, लाजबर्द के साक्ष्य मिले हैं। और कार्नेलियन के मनके, कार्नेलियन के मनके, इन्हें मोती होते हैं, जो मोती को ही हम क्या बोलते हैं, यानी मनके लिख लीजिए, मनके, मनके जो नग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मनका बोलते हैं। तो यही सब यहाँ पर मिले हैं। इसके बाद में 4 नंबर पर बालाकोट, बालाकोट। तो बालाकोट, बालाकोट से क्या बना है, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े देखने को मिले हैं। कहाँ क्या मिले हैं, सीप से बनी चूड़ियों के टुकड़े देखने को मिले हैं। तो इसको आप लोग नोट करेंगे, क्या मिला है यहाँ से, सीप से बनी, सीप से बनी चूड़ियां, चूड़ियों के टुकड़े। तो ये कहाँ से मिला है, ये मिला है सर बालाकोट से मिला है। इसके बाद में 5 नंबर पर, 5 नंबर पर क्या है, मांडा। मांडा कहाँ पर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे। और यहाँ पर क्या मिला है मांडा में, मांडा में मिला है कांस्य निर्मित, कांस्य निर्मित पेंचदार, पेंचदार पिन मिले हैं। इसके बाद में 6 नंबर पर क्या पड़ता है, 6 नंबर पर पड़ता है नौशारो, नौशारो।
तो नौशारों में क्या मिला है, यहाँ पर स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण, सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। इसके बाद में 7 नंबर पर हुलास, हुलास से क्या मिला है, हुलास से मिला है सैंदव लिपि युक्त ठप्पा, सैंदव लिपि युक्त ठप्पा मिला है। इसके बाद में एक और देख लेते हैं 8 नंबर पर सूतकांगडोर, सूतकांगडोर कहाँ पर पड़ता है सर, पाकिस्तान में पड़ता है। और मिला क्या है यहाँ से मिला है मिट्टी की चूड़ियां, मिट्टी की चूड़ियों के अवशेष मिले हैं, चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। अब एक चीज याद रखना होगा, सूतकांगडोर ये कहाँ पर पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। सूतकांगडोर कहाँ पड़ेगा सर, पाकिस्तान में पड़ेगा। और एक चीज क्या याद रखनी होगी कि किस नदी किनारे है सर, दाश्क नदी किनारे है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, दाश्क नदी किनारे है। इसके बाद में वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ता है। और इसका जो उत्खनन है, इसका जो उत्खनन है वो किसने किया था, ऑरेल स्टाइन ने किया था। किसने किया था, ऑरेल स्टाइन ने इसका उत्खनन किया था। तो ये चीज आप लोगों को महत्वपूर्ण तरीके से याद रखनी होगी। अब हमारी कुछ ही साइट्स बची हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होगा, जैसे कि एक काम करते हैं, एक दो तो अभी पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप पढ़ लीजिए रोपड़, 9 नंबर पर क्या है, रोपड़। रोपड़, रोपड़ से देखिए क्या क्या मिला है, रोपड़ से मिला है सेल खड़ी की मुहरें, सेल खड़ी की मुहर 1 नंबर पर। और क्या मिला है, और मिला है चर्ट के बटखरे, बटखरे। और क्या मिला है, और मिला है पालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, दफनाए जाने का साक्ष्य। ये कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला है। अब यहाँ पर रोपड़ की अगर बात की जाए, रोपड़ की, तो रोपड़ की जो उत्खनन है वो किसने किया था, उत्खनन, उत्खनन किया था यज्ञदत्त शर्मा ने, यज्ञदत्त शर्मा ने इनका रोपड़ का है जो उत्खनन किया था। और ये किस नदी किनारे पड़ता है, ये सतलज नदी किनारे पड़ता है, सतलज नदी किनारे पड़ता है। किस जगह पर पड़ता है, पंजाब में, पंजाब में पड़ता है। और अगर बात की जाए कहाँ पर पड़ेगा सर, पंजाब में पड़ेगा, जो मैं बता चुका हूँ। इसके बाद में एक और याद कर लीजिए आप लोग 10 नंबर पर, जिसके बारे में पढ़ना है वो क्या है, सुरकोटदा, सुरकोटडा। और बाकी के बचे हुए 2-3 जो हैं वो कल के लेक्चर में पढ़ लेंगे। इसमें देखिए सुरकोटडा में क्या क्या मिला है, कब्रिस्तान मिला है, कब्रिस्तान से कलश समाधान। और क्या मिला है यहाँ से, और घोड़े की हड्डियां मिली हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, घोड़े की हड्डियां, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, घोड़े की हड्डियां। अब यहाँ पर 2 चीजें याद रखनी होगी सुरकोटडा के बारे में। अगर सुरकोटडा के बारे में पूछा जाए तो आप लोगों को 2-3 चीजें याद रखनी होंगी। वो क्या क्या है कि कब्रिस्तान जो है वो सबसे पहले, यहीं पर आपको कब्रिस्तान में से कलश समाधान जो है वो यहीं से देखने को मिलता है, कहाँ से, सुरकोटडा से देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए, घोड़े की हड्डियां सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कई बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है, सुरकोटडा के बारे में पूछा जा चुका है। और चलिए आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।